हुए स्टार्ट। चलिए, कल आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ये सब चीज़ें बताई जा चुकी है ना, उससे प्रतिबिंब का बनना ये बताया जा चुका है। आज हम शुरू करते हैं भाई दर्पण सूत्र, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रहे पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा दर्पण का सूत्र। तो हम चलते हैं भाई दर्पण सूत्र, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। अब होता क्या है कि दर्पण में अगर हम किसी दर्पण की फोकस दूरी, सिंपल सी परिभाषा है 2 लाइन की, अगर हम किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। तो परिभाषा क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को लिखते हैं स्मॉल यू, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं स्मॉल वी। और इन तीनों के बीच संबंध, इन तीनों के बीच जो संबंध होता है भाई, उसको बोलते हैं क्या, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। और जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 1/f, इनके बीच जो संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। न्यूमेरिकली इसको क्या बोलते हैं हम, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। बात समझ में आ गई। मिरर फॉर्मूला किसको बोलेंगे, अगर हम किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध स्थापित करें तो वो संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं या मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अगली बात समझ में। अब मिरर फॉर्मूला हम स्थापित कैसे करेंगे, दर्पण सूत्र की स्थापना, दर्पण या उत्पत्ति, और इसमें हम हमारे पास चूंकि 2 प्रकार के दर्पण हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे अवतल दर्पण के लिए। हम अवतल दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और उत्तल दर्पण के लिए मिरर, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला निकालेंगे भाई, ठीक है। तो पहले हम किसके लिए निकालते हैं, अवतल दर्पण के लिए। एक सिंपल सा फिगर बनाना है आपको, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैंने आपको 6 कंडीशन में बताया था। उनमें से जो ये अवतल दर्पण है, देखो ये M1 M2 सपोज के लिए क्या है भाई, M1 और M2 अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका इसकी मुख्य फोकस F है। ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र C है। और यहाँ पे C से बाहर कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है भाई AB। ये वस्तु क्या है, A, और C से बाहर कुछ दूरी पर वस्तु रखी है, ठीक है। अब ये दर्पण है तो एक साइड इसकी पॉलिश होगी, ठीक है ना। अब B से चलने वाली पहली किरण, B से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के, और कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी, राइट। ये फोकस F से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है इस डायरेक्शन। दूसरी किरण जो है B से C पे जाएगी और दर्पण पे आपतित होगी, ठीक है ना, और अपने ही मार्ग पे वापस लौट आए। दोनों किरणें C और F के बीच में काट रही हैं। यहाँ पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बन जाएगा ये, और ये प्रतिबिंब पहले AB था, अब ये प्रतिबिंब हम दिखा देते हैं इसको
ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब बन गया ए डैश। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनना दिखाया जा रहा है ए डैश बी डैश। और यहाँ पे सपोज करें जिस बिंदु पे आपतित हो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्या, डी। और डी से हम जो है ये ध्रुव पी होगा यहाँ पे, और डी से यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं, डी एन सपोज के लिए वो लंब है। इतनी बात समझ आ गई। तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे कि चित्र में जो है M1 M2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित व परिमित दूरी पर स्थित, यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है, मुख्य सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाहर है लेकिन परिमित दूरी पर है। परिमित दूरी पर वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश का बनना आपको दर्शाया। इतना लिख सकते हैं। अब जो है जो आपतन बिंदु है भाई, आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब क्या है, डी एन। डी एन इज परपेंडिकुलर, डी एन किस पे लंब है, ए पी पर। ए पी पर लंब क्या है, डी एन, मुख्य अक्ष पर लंब है। ठीक है। अब डी एन ए पी पर लंब है, ये ध्यान रखना। बात समझ आ गई। इतना लिख सकते हैं। ठीक। अब मैं इससे क्या करता हूँ कि दर्पण सूत्र की स्थापना करते हुए, अब ध्यान से देखो, थ्योरी लिख दोगे कि मैं बताऊं, लिखो, लिख दोगे। अब देखो हमारे पास इस समय दो ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक ये छोटे से ट्रायंगल है ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल पे ध्यान दो। ठीक। तो त्रिभुज, हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी किसके बराबर है, कोण ए डैश सी बी के क्यों बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। और आप जानते हैं कि चूंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। तो कोण बी ए सी, बी ए किसके बराबर है, बी ए सी बी डैश ए डैश सी के, बी डैश ए डैश सी के क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी कितना डिग्री है, देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या होगा, बराबर होगा। और जब तीनों कोण किसी त्रिभुज के एक कोण, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता, इसलिए कोण कोण समरूपता बोलते हैं इसको, कोण कोण समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी हो गया। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों के दो गुण होते हैं, एक तो उनके कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दूसरी उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है ना। अब जब त्रिभुज की समरूप है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो हम संगत भुजाएं ए सी बटे ए डैश सी या ए बी ले लो पहले, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, इस भुजा इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार ए सी बटे ए डैश सी, ए डैश, इसको बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक कुछ दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, ऐसे ही आप देखोगे अब आप इस त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जिसको मैंने रेड सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, त्रिभुज एनडीएफ, त्रिभुज एनडीएफ, देखो एनडीएफ और ए डैश बी डैश एफ, या एफ एन डी लिखो, इसको आगे पीछे लिखो थोड़ा सा, त्रिभुज एफ एन डी
समरूप है भाई किसके, एफ एन डी एफ ए डैश बी डैश के, त्रिभुज एफ ए डैश और क्यों समरूप है, ध्यान से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्ष अभिमुख हो गए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये तीसरा कोण अपना बराबर होगा, और इसलिए जब बराबर हो, समरूप हो गए, तो इसके भी जो समानुपाती भुजाएं होंगी, इसकी जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, संगत भुजाएं होंगी, वो समानुपाती होंगे। तो संगत भुजाएं इसकी कौन कौन सी, देखो डी एन के संगत हो गया डी एन बट्टे डी एन ए डैश बी डैश, इसका लंब बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बट्टे ए डैश है, एफ एन बट्टे ए डैश, और इसको हम बना देते हैं भाई समीकरण नंबर 2। यहां तक कुछ पूछना है, देखो इसका लंब बट्टे इसका लंब बराबर इसका आधार बट्टे इसका आधार, सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखो चित्र से एक चीज आपको दिखेगी कि डी एन किसके बराबर है, डी एन बराबर है भाई ए बी, क्यों बराबर है, क्योंकि ए पी और बी डी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी हमेशा क्या रहती है, हर बिंदु पर बराबर रहती है। तो डी एन किसके बराबर है, ए बी के, तो डी एन को बराबर रख दो किसके, ए बी के, यहाँ पे रख दो तो ये मिल जाएगा, इसलिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो गया भाई एफ एन बट्टे ए डैश एफ। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब देखो इन समीकरणों को क्यों बनाया, क्योंकि इन दो समीकरणों में देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखो, समीकरण फर्स्ट व थर्ड में देखो कुछ दिख रहा है आप लोगों को, समानता दिख रही है, क्या दिख रहा है, दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना करते हैं, हम क्या कर दें, तुलना करेंगे, तो बाएं पक्ष जब बराबर होगा तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ऑल्सो बी, देन ए इक्वल टू बी होगा ही होगा। तो बाएं पक्ष जब ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए सी बट्टे ए डैश सी इक्वल टू एफ एन बट्टे ए डैश एफ, और बनाओ समीकरण नंबर 4। ये सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है जो हमने इसमें बना दिया। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो अब क्या करना है, इससे पहले भी ये थ्योरी कहीं पे आई हुई है कि चूंकि दर्पण जो है अवतल है, ठीक है ना, तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये एन बिंदु पी के क्या होगा, निकट सरकता जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं कि जो डी एफ एन पी दूरी है इसको हम नगण्य मान सकते हैं। आप थ्योरी में क्या लिखोगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन जो है ध्रुव पी के अत्यंत निकट होगा, और इस स्थिति में जबकि बिंदु एन ध्रुव पी के अति निकट होगा, तो एफ एन जो है किसके बराबर हो सकता है, एफ एन हो सकता है एफ पी, और उसको रख दो समीकरण नंबर 4 में रख सकते, एफ एन किसके बराबर होगा, एफ पी के। तो समीकरण नंबर 4 में रखो तो ये हो जाएगा भाई ए सी बटे ए डैश सी इक्वल टू एफ पी बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर जो भी बन रहा है कौन सी बना दी, 5वीं बना दी मैंने, ठीक है। अब थोड़ा चित्र से देखो, भाई ए सी कोई दूरी नहीं है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, लिख सकते हैं। चित्र से हम ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, लिख सकते हैं। और ए डैश सी भी कोई दूरी नहीं है, उसको लिख सकते हैं सी पी माइनस ए डैश पी। ए डैश सी को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी पी, में से हम ए डैश पी को घटा देंगे, क्या बचेगा, लिख सकते हैं। देखो
सी डैश को ना ए डैश सी को हम सी पी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं। और एफ पी क्या है भाई, एफ पी तो हमारे पास फोकस दूरी है। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक चीज है यहाँ पे ले लो, तो ए सी की जगह पे आ गया भाई ए पी माइनस सी पी बटे ए डैश सी की जगह पे ए डैश पी बराबर एफ पी ऐसे ही है, एफ पी ऐसे रहेगा और ए डैश पी माइनस एफ पी माइनस, यहां तक रख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 4, 5, 6 जो आपको इच्छा है वो बनाना। कौन सी समीकरण बन रही, 6, और यहां से फॉर्मूला निकलेगा, इसी समीकरण से फॉर्मूला निकल आए, ठीक है ना। अब आप जानते हैं चिन्ह पद्धति से, कल बताई थी चिन्ह पद्धति, चिन्ह सहित रखना है भाई, है ध्यान रहे। चिन्ह पद्धति से एपी क्या है भाई, ए से पी की दूरी, वस्तु की दूरी ध्रुव से दर्पण से, तो इसको लिखेंगे माइनस यू, वस्तु की दूरी को क्या लिखेंगे। और सीपी क्या है भाई, सीपी क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी यानी कि माइनस आर किसके बराबर होता है, 2f के, तो माइनस 2f हो गया। एपी माइनस सीपी, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, वस्तु की दूरी ध्रुव से, तो माइनस यू माइनस, और एफ पी आ गया, नहीं आया, एफ पी क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस एफ पी क्या आ गया, नहीं आ गया, हाँ ये भी आएगा, यू तो ऊपर आ गया, तो एफ पी आ गया माइनस। इन सबको उठा के कहां पे रख दो, समीकरण नंबर 6 में रखने पर, रख सकते हैं, इन्हें रख सकते हैं, तो रखो समीकरण 6 में इसको रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा भाई, बोलो एपी का मान बोलो, माइनस यू माइनस का क्या हो जाएगा, सीपी का मान बोलो 2f डिवाइडेड बाई सीपी का मान कितना है, माइनस 2f, और माइनस ए डैश पी का मान कितना है, प्लस v इक्वल टू एफ पी का मान कितना है, माइनस एफ माइनस, और ए डैश पी का मान कितना है, माइनस v, और माइनस एफ पी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसका वज्र गुणा कर दो, दाएं इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो माइनस यू प्लस 2f से गुणा हो जाएगा भाई क्या, माइनस, इसको f माइनस भी लिख दूं मैं सीधे, देखो इसको f माइनस, और बराबर हो जाएगा माइनस f से गुणा हो जाएगा क्या, v माइनस 2f, v माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, गुणा करो, बोलो माइनस यू एफ माइनस का प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2v इक्वल टू माइनस vf माइनस एफ भी, और माइनस का प्लस 2f स्क्वायर, ये है गुणा करना आता है, सिंपल। अब देखो 2f स्क्वायर यहाँ भी है, 2f स्क्वायर कट जाएगा, 2f स्क्वायर से दोनों पक्षों में है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का 0। अब यहाँ पे बचा माइनस यू भी बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे यू भी यही रहना, यू भी को, ठीक है ना, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू एफ माइनस, यहाँ पे इधर जाएंगे दोनों, तो माइनस वी एफ है यहाँ, प्लस 2v एफ आ जाएगा,
और माइनस का यू एफ आ जाएगा, ये आएगा, ये दाएं पक्ष में ले गया, यू वी को मैंने यही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यू वी इक्वल टू बच गया भाई 2 वी एफ में से वी एफ घटा, वी एफ बचा और प्लस यू एफ बचा। अब क्या करना है, हमें समीकरण लाना है इस रूप में, इस रूप में। तो हम दोनों पक्षों में यू एफ वी एफ से भाग दे दो, दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में यू वी एफ से आपको क्या देना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यू वी बटे यू वी एफ इक्वल टू वी एफ बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी, यहाँ पे यू भी कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1/f बराबर यहाँ पे वी एफ और वी एफ 1/u और यहाँ पे यू और एफ कटेगा 1/v। यही दर्पण सूत्र है। तो हमने दर्पण सूत्र की स्थापना कर दी, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। आसान है, ठीक है। और थोड़ा सा बस ध्यान देना है प्रोसेस पे कि कैसे हम, कौन से त्रिभुज हमें लेने हैं और कैसे हमने उन्हें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, फिर उनकी भुजाओं का अनुपात लेना है और फिर लास्ट में ये वाली प्रोसेस है। आ जाएगी बात समझ में, बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा। अगर दोबारा बताना हो तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये पहला आर्टिकल पूरा हो गया, हो गया, बिठा दो इसको। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए हम ले चुके, अब हम अवतल दर्पण के लिए, वैसे अवतल दर्पण के लिए आप लोगों को खुद ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट फिगर वगैरह तो बता समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी थ्योरी तो लगभग यही होगी। बता दो इसको। ठीक है, तो हमने पहले किसके लिए लिया, अवतल दर्पण के लिए। अब हम ले लेते हैं किसके लिए, अब हम लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि एक उत्तल दर्पण बनाते हैं पहले। चलो, ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, इसका नाम हमने पहले क्या दिया था, पहले क्या दिया था M1, और अभी भी M1 M2 ही देंगे, ठीक है। ये इसका ध्रुव है और इसका मुख्य अक्ष, ये इसका क्या है, ध्रुव P है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब ध्रुव P से एक परिमित दूरी पर यहां पर कोई वस्तु AB है, यहां इसका प्रथम मुख्य फोकस या फोकस, यहाँ इसका वक्रता केंद्र C, ठीक है। थोड़ा दूर दूर ले लो ताकि स्पष्ट चित्र बने। यहाँ पे ले लेते हैं F, C को थोड़ा और दूर लेते हैं, लेकिन लेना इस हिसाब से कि C और F के बीच की जो दूरी होगी वो P और F के बीच की दूरी के लगभग क्या होनी चाहिए, लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब आप फिगर बनाओगे तो आपके पास रूलर होगा, रूलर होगा तो आप नाप के बनाना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये AB वस्तु है भाई, ठीक है ना। AB वस्तु से पहले चलने वाली पहली किरण
समांतर आएगी और दर्पण पे आपतित होगी भाई। दर्पण M1 M2 पे क्या होगी, बिंदु डी पे आपतित हुई सपोज के लिए। यहाँ पे बिंदु क्या है, डी, ये बिंदु डी पे आपतित हुई और डी से आपतित होगी तो इस प्रकार से मुड़ेगी कि कहां से गुजरे, कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस, इस प्रकार से गुजरेगी कि मुख्य फोकस से होते हुए जाए, ऐसे गुजरेगी, ठीक है ना। और दूसरी किरण जो कि सी की ओर दिष्ट है भाई, ऐसा आपको सी की ओर दिष्ट लेनी एक किरण है यहां से, ये किरण कहां पे मिले और यहां पर दोनों किरणें काट रही हैं तो यहां पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा भाई। ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बन जाएगा, ठीक है ना। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब और यहां से एक क्या लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है डी है, जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है ना। अब आपको कौन कौन से त्रिभुज लेंगे आप लोग, पहले आपको क्या थ्योरी लिख दोगे कि चित्रानुसार जो है ए बी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण M1 M2 द्वारा क्या बनाया जाता है, ए डैश बी डैश का बनना दर्शाया गया है। इतना तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर DN जो है वो परपेंडिकुलर है भाई मुख्य अक्ष पर, DN लंब है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहले आप लोगे किस त्रिभुज से, त्रिभुज देखो ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब आप इसको दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, समरूप सिद्ध करोगे। देखो पूरा त्रिभुज ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, ओवेनिस्ट है। आप लिखोगे त्रिभुज ए सी बी इक्वल टू ए डैश सी बी डैश, दोनों में ओवेनिस्ट कोण है और ये वाला कोण और ये वाला कोण तो 90 डिग्री है ही है, 90 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि वस्तु भी सीधी खड़ी है, प्रतिबिंब भी सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी ये हम समरूप करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी से, ठीक है ना। और जब दोनों समरूप हो गए तो दोनों की भुजाओं के अनुपात बराबर, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी, ए सी बट्टे ए डैश, इसको बना देना समीकरण नंबर 1। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। और इसको जब समीकरण नंबर 1 बन गई तो अब दूसरा त्रिभुज लेना, अब लेना त्रिभुज DNF, DNF तथा त्रिभुज DNF बी डैश ए डैश एफ, त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ लेना है, ठीक है ना। और इनको भी है एफ, ठीक है। तो अब देखो ये वाला कोण 90 डिग्री, ये कोण भी, और ये वाला कोण दोनों का संगत, एफ वाला कोण दोनों का क्या है, एक ही कोण है वो, ठीक है ना। अब उस कोण को आप DFN बोलो या बी डैश ए डैश एफ बोलो, है तो वही कोण। तो ये आपस में क्या हो गए, फिर से समरूप हो गए। तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए, दोनों त्रिभुज आप समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों की फिर संगत भुजाएं बराबर, फिर DN बट्टे बी डैश ए डैश बी डैश, इसका लंब बट्टे इसका लंब बराबर इसका आधार NF बट्टे ए डैश एफ, ए डैश हो गया। और फिर आप देखते हैं कि DN किसके बराबर है भाई, DN है AB के बराबर, DN किसके बराबर है, DN और AB आपस में बराबर है कि नहीं। तो DN की जगह रखो AB, ए डैश बी डैश की जगह बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, एक ही बात है, NF बट्टे ए डैश एफ,
इन दोनों ये समीकरण नंबर 2, फिर इनकी तुलना करो, फिर इनकी क्या करो, तुलना करोगे तो आपको मिलेगा AC बट्टे A डैश C बराबर NF बट्टे A डैश F। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर NF को हमने रिप्लेस कर दिया था किससे? NF को हमने रिप्लेस किया था FP से। अब इसमें तो इस चित्र में तो जरा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल में ये लंब, क्योंकि दर्पण छोटा होगा तो ये लंब क्या पड़ेगा, बहुत नजदीक पड़ेगा। तो NF किसके बराबर आ जाएगा? NF किसके बराबर हो जाएगा? FP। तो ये हो जाएगा AC बट्टे A डैश C बराबर NF की जगह पे आ जाएगा FP बट्टे A डैश F। ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि AC किसके बराबर हो जाएगा? अब AC किसके बराबर है? AC। तो AP प्लस PC, AP प्लस PC के, और A डैश C किसके बराबर है? A डैश C भी कोई A डैश C, तो CP माइनस A डैश P, CP माइनस A डैश, ठीक है ना। और FP तो आपको मालूम है F होता है A डैश F रह गया। A डैश F किसके बराबर है? A डैश F। तो FP माइनस A डैश P, FP माइनस P A डैश या A डैश P, जो भी लिखना है, ये चीजें यहाँ पे रख देना। रख सकते हैं? रख दोगे? नहीं रखवाओगे? रख देंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है कि AP किसके बराबर है भाई? AP ये है वस्तु की दूरी, तो U के बराबर, तो प्लस U। AP किसके बराबर है? प्लस में है, दाएं ओर है। और AC किसके बराबर है? AC तो ये C क्या है? वक्रता केंद्र है, तो 2R। तो U प्लस 2F, अब ये इधर को है क्योंकि माइनस में है, ठीक है ना। तो U प्लस 2F है, U प्लस 2F, और क्योंकि R किसके बराबर है? 2F के बराबर है, ठीक है ना। हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक। और AC के बाद हमारे पास है A डैश C। A डैश C किसके बराबर है? A डैश C है CP माइनस CP है किसके बराबर? CP है फिर से R के बराबर, यानी कि 2F के बराबर, लेकिन माइनस में है, तो माइनस 2F और हाँ माइनस 2F होगा, प्लस U और प्लस, मतलब वो मैंने न्यूमेरिकली दिखाया है, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, ठीक है ना। और A डैश C हो गया माइनस 2F, A डैश C माइनस 2F और माइनस, और A डैश P होगी भाई वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस B माइनस, और A डैश F हो जाएगा FP, यानी कि माइनस F है इसका, नहीं उधर को प्लस है, उधर को प्लस है, इधर को माइनस है ना। हाँ, तो FP यानी कि F और माइनस PA डैश यानी कि P से A डैश, तो माइनस B, माइनस हो गया, माइनस माइनस का भले बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाकी की थ्योरी वही होगी भाई जो हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो फाइनली आप जब इन मानों को यहाँ पे रखोगे इस वाले में, तो आपको मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कर लेंगे, क्योंकि सेम थ्योरी है, और केवल आपको वज्रगुणा ही तो करना है, दाएं बाएं। कर लेंगे। तो ये क्या है भाई? आपका मिरर फॉर्मूला है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए, और पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रहे कि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस पर ये
उत्तल दर्पण के लिए आपको पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए जो है दर्पण सूत्र की स्थापना करो, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आपको दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद का हो जाएगा कार्यक्रम, नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बहुत है।